दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। निरूपा रॉय ने उसे अपने साथ गुजरी कयामत की एक एक घड़ी से आगाह कर दिया। उसने नुमान के सामने एतराफ किया कि पहले ही रोज से वो उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उसकी नौकरी का तकाजा यही था कि वो अपने जज्बात का इजहार भी उसी अंदाज से करे जिस तरह उसके अफसरान चाहते थे। उसने नुमान को बताया कि रॉ के हाथों उसकी जान बचाने पर कभी उसके ज़मीर ने मलामत नहीं की, क्योंकि उसने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया था। नुमान हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। उसे इस बात का दुख होने लगा था कि वो निरूपा रॉय से टकराया ही क्यों था, क्योंकि दोनों के मिलाप के बाद से निरूपा की सारी खुशियां, जिंदगी और हालात ने एक एक करके उससे छीन ली थी। वो बोली, मुझे तुमसे कुछ गिला नहीं नुमान, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने ज़मीर पर कोई बोझ न डालना। ये सब मेरी किस्मत थी, ऐसा होना ही था। उसने शायद नुमान के अंदर छिड़ी जंग के असरात उसके चेहरे पर भांप लिए थे। वो बोला, मैं जानता हूँ निरूपा, हम दोनों बेबस थे, लेकिन ऐसा न होता तो अच्छा था। काश मैं तुमसे टकराया ही ना होता। एक अजीब सा पछतावा उसकी जान को लग गया था। निरूपा ने उसकी खलिश का एहसास कर लिया था। बोली, नहीं नुमान, ये तुम्हारे और मेरे इख्तियार में था ही नहीं। जब भगवान ने ऐसा ही चाहा तो हम कैसे इस सब कुछ से बच सकते थे। नुमान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ निरूपा, मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ, ताकि मैं इस बोझ से निजात हासिल कर सकूं जो मेरे दिल पर आन पड़ा है। उसने निरूपा की आंखों में आंखें डाली और दोनों ने आंखों के रास्ते एक दूसरे के दिल में बहुत दूर तक झांक लिया। निरूपा ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, तुम सलामती से अगर मेरे जरिए अपने ठिकाने तक पहुंच जाओ तो मैं समझूंगी कि मैंने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। नुमान बोला, निरूपा प्लीज ऐसा मत सोचो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुमने तो पहले भी मेरी जान बचाई थी और अब भी। नामुकम्मल बात कहकर उसने अपना दिल उसके सामने खोल दिया। वो बोली, नुमान, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं उस मूजी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे जबलपुर से फरार के बाद यकीनन उन लोगों को दाल में काला दिखाई देगा। वो जरूर ये अंदाजा कायम करेंगे कि मध्य प्रदेश से तुम यूपी के रास्ते नेपाल ही वापस जाओगे। मेरी इत्तला के मुताबिक जबलपुर में एटीसी के चीफ की हैसियत से धनपत सिंह काम कर रहा है। उसने अब तक तुम्हारा खाका तैयार कर लिया होगा। उन लोगों के पास जदीद तरीन कंप्यूटर सिस्टम मौजूद हैं, जिनके जरिए मेकअप या किसी और तरीके से तब्दील शुदा चेहरों को ये दर्जनों रूप देकर देख लेते हैं। अब तक अगर उन्होंने तुम्हारी शनाख्त नहीं की तो जरूर इस बात का अंदाजा लगा लिया होगा कि कोई तुम जैसा ही आतंकवादी वहां से फरार हुआ है। आशीष कुमार जहनी मरीज है नुमान, उसे खुद को नुमाया करने का जुनून रहता है। कोई शिकार अगर एक मर्तबा उसके हाथ से निकल जाए तो उसकी हालत जख्म खूरदा भेड़िए जैसी हो जाती है। नुमान, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो मूजी जरूर यहाँ आएगा। उसने अपनी बात का इख्तिताम बड़े हतमी अंदाज में किया था। नुमान बोला, मैं भी यही चाहता हूँ निरूपा, अब ये खेल खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह मेरे चक्कर में न जाने कितने बेगुनाहों का खून बहता रहेगा। उसने निरूपा की तरफ देखे बगैर ऐसे लहजे में कहा था कि निरूपा को अपने बदन में सनसनाहट का एहसास हुआ। उसने बड़े तयक्कुन से कहा, बहरहाल मैं तुम्हें महफूज सरहद पार करवाऊंगी नुमान, ये मेरा तुमसे और अपने आप से वादा है। नुमान को उस लम्हे शिद्दत से निरूपा की अजमत का एहसास हुआ। उसने अभी तक नुमान से कुछ नहीं मांगा था, किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था और इतने जख्म खाने के बाद भी उसके लिए जान से गुजर जाने के लिए तैयार थी। दोनों होटल से बाहर आ गए थे। निरूपा ने उसे बताया था कि जिन गैर मुल्की वर्कर्स के साथ वो सफर कर रहे हैं उनकी मंजिल सनाउली है, जो एक तरह से सरहदी कस्बा है, जहां से वो फिर लंबीनी या उसके साथ किसी और जगह से सरहद उबूर कर सकता है। दोनों उस वैगन के नजदीक पहुंच गए थे जिसमें उन्हें यहां से जौनपुर तक जाना था। जौनपुर में उन्हें रात कयाम करने के बाद अगले रोज फिर गोरखपुर और वहां से सिकाउली जाना था। वैगन को पीला रंग करके उस पर स्वामी जी के आश्रम के निशान पेंट किए गए थे और अब तक नुमान ने यही देखा था कि जहां से ये वैगन गुजरती लोग न सिर्फ एहतरामन उसे रास्ता देते बल्कि कई तो हाथ जोड़कर वैगन के दोनों दरवाजों पर पेंट की गई स्वामी जी की तस्वीर को प्रणाम भी करते। अभी तक कहीं भी उनकी वैगन को किसी ने रोककर चेक करने की जरूरत नहीं की थी। हालांकि यहाँ से नेपाल की सरहद तक दर्जनों सिक्योरिटी चेक पोस्टें बनाई गई थीं, जो किसी भी व्हीकल को चेक किए बगैर आगे जाने की इजाजत न देते। नुमान के लिए इन हालात में निरूपा रॉय की आमद तायद गैबी थी और कोई ताकत उसे बार बार इस बात का एहसास दिला रही थी कि वो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जबकि निरूपा की बात सुनने से पहले ही वो इस इम्कान पर गौर कर चुका था कि जरूर उसका तस्वीरी खाका उन लोगों ने होटल मुलाजमीन की मदद से तैयार कर लिया होगा। अगर 100% नहीं तो भी वो उस इम्कान को जरूर नजर में रखे हुए होंगे कि फरार होने वाला नुमान भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद ही वो जौनपुर की तरफ आज़म सफर थे। वैगन में उसके अलावा सब गैर मुल्की यूरोपियन सवार थे। नुमान की रंगत और कद काट से भी वो उनमें से एक लगता था।
उन लोगों का ताल्लुक स्वामी जी के गैर ममालिक में मौजूद आश्रमों से था और ये सब उनके चेले चांटे ही थे। जौनपुर के रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ मजहबी नौयत के मकामात की निशानदही एक माहिर गाइड की तरह निरूपा रॉय करती जा रही थी। उसने उन लोगों से नुमान का तारुफ भी आश्रम के एक सेवादार की हैसियत से करवाते हुए उसका ताल्लुक मशरकी यूरोप के किसी मुल्क से जोड़ दिया था, ताकि किसी को नुमान के अंग्रेजी लहजे पर शक करने का मौका न मिले। रास्ते में वो कभी कभी उन्हें कोरस की शक्ल में स्वामी जी के आश्रम में गाए जाने वाले भजन का अलाप भी करवाती आई थी, जिसे ये लोग बड़े ज़ौक़ व शौक से कोरस की शक्ल में गाते आ रहे थे। शाम ढल रही थी जब वो लोग जौनपुर में दाखिल हुए। जौनपुर जो कभी शर्की खानदान का दारुल हुकूमत रहा था, उसमें अभी तक फिरोज शाह तुगलक की बनाई मसाजिद के मीनार सर उठाए अल्लाह की वहदानियत के नगमे अलाप रहे थे, जबकि चारों तरफ मंदिरों ने उन्हें घेर रखा था। जौनपुर के मशहूर किले के नजदीक ही स्वामी जी का आश्रम नुमा ठिकाना मौजूद था। नुमान ने ये बात बतौर खास नोट की थी कि स्वामी जी के आश्रमों का जाल गैर मुल्की और मुल्की सतह पर दूर दूर तक फैला हुआ था। गो के उसने स्वामी जी के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन उनकी शोहरत से अच्छी तरह बाखबर था। कुदरत ने एक मर्तबा फिर उस पर मेहरबानी करते हुए उसे बेहतरीन कवर मुहैया कर दिया था। जौनपुर के उस हॉस्टल नुमा आश्रम में जहां स्वामी जी के सेवादारों ने उनके लिए पहले से रिहाइश और लंगर का बंदोबस्त कर रखा था, एक कमरे में बैठा नुमान सोच रहा था कि अगर आशीष कुमार उससे गाफिल नहीं तो वो भी यकीनन उसके इर्द गिर्द ही कहीं मौजूद होगा। वो ज़हनी तौर पर किसी भी पेशामदा सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर चुका था। अलबत्ता ये बात उसके लिए जरूर परेशान कुन थी कि अगर किसी मरहले पर रॉ को इस बात की भनक पड़ गई कि इस मर्तबा उसे फरार करवाने में किसी न किसी हद तक निरूपा रॉय भी मुलव्विस है, तो वो निरूपा रॉय को जिंदा दरगोर कर देंगे, क्योंकि माजी में वो इसी इल्जाम से बरी हुई थी। उसने अल्लाह से एक ही दुआ मांगी कि अगर किसी मरहले पर आशीष कुमार उससे टकरा भी जाए तो उसे इस बात का इल्म न होने पाए कि निरूपा रॉय ने उससे मुलाकात भी की थी या नहीं। निरूपा रॉय को अब अगर उसके किसी भी हवाले से मुश्किल का सामना करना पड़ा तो ये सूरत हाल उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। वो पहले ही अपने दिल पर बड़ा बोझ महसूस कर रहा था। अचानक ही कमरे का दरवाजा खोलकर निरूपा रॉय अंदर आई तो उसके ख्यालात का तसलसल टूट गया। नुमान ने उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही कहा, खैरियत? वो बोली, मेरे ख्याल से हमें सुबह का इंतजार करने की बजाय आज ही गोरखपुर निकल जाना चाहिए। निरूपा रॉय ने तो जैसे उसके दिल की बात कह दी थी। उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, बोला, मैं भी यही सोच रहा था। वो बोली, ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं बाकी लोगों से प्रोग्राम की तब्दीली का कहूँ। नुमान बोला, लेकिन कैसे? मेरा मतलब है। नुमान को अचानक ही ख्याल आ गया था कि इस तरह अचानक प्रोग्राम तब्दील होने का वो लोग क्या मतलब लेंगे। निरूपा बोली, मैं उन्हें मुतमईन कर लूंगी नुमान। सूर्य ग्रहण नजदीक आ गया है और वो जानता है इस मौके पर मेरा वाराणसी में होना लाजिम है। नुमान ने कहा, ठीक है निरूपा, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने निरूपा के फैसले पर साथ किया। थोड़ी देर के बाद वो गोरखपुर की तरफ जा रहे थे, जहां से फिर निरूपा के साथ उसे सनाउली और उसके बाद सरहद तक जाना था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि गोरखपुर ही में निरूपा उससे अलग हो जाए, क्योंकि उसके बाद कदम कदम पर उसके लिए रॉ ने जाल बिछा रखा होगा और वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह उसमें उलझे। जौनपुर से गोरखपुर का फासला ज्यादा तवील नहीं था। वो लोग रात के दूसरे पहर गोरखपुर पहुंच गए, जहां आश्रम के सेवादारों को प्रोग्राम की तब्दीली की इत्तला मिल चुकी थी और वो उनके मुंतजिर थे। उनके हमसफर थके हुए थे और फौरन आराम करना चाहते थे। जल्द ही सब गहरी नींद सो गए। इनमें निरूपा भी शामिल थी, लेकिन नुमान को नींद नहीं आ रही थी। ऐसा तभी होता था जब लाशौरी तौर पर वो किसी किस्म का खतरा महसूस कर लेता था। उसने कमाल की छट्टी हिस्स पाई थी। अपनी तरबियत के दौरान मखसूस मशकों से उसकी शिद्दत में इजाफा किया था और जिंदगी में कई खतरनाक मरहलों पर वो महज इसलिए बच निकलता था कि उसे कोई नादीदा कुव्वत वक्त से चंद मिनट पहले ही सही होशियार जरूर कर दिया करती थी। आश्रम की गाड़ी आ गई सर। रात के 2 बजे आशीष कुमार ने यह पैगाम इंस्पेक्टर चंदू की तरफ से वसूल किया था। गोरखपुर में आने के बाद उसने इंस्पेक्टर चंदू को बराह रास्त तलब करके अपने मौजूदा दौरे को मुकम्मल खुफिया रखने की तलकीन की थी और इंस्पेक्टर चंदू की तरफ से आज ही 3 दिन की छुट्टी की दरखास्त दे दी गई थी। अब वो महकमाना तौर पर तो काम से गैर हाजिर था, लेकिन असल में डायरेक्टर आशीष कुमार के साथ ड्यूटी दे रहा था। चंदू को इस बात का बखूबी एहसास था कि आशीष कुमार जिस खुफिया ऑपरेशन के लिए यहाँ मौजूद हैं, वो बहुत ही खास नौयत का ऑपरेशन होगा, क्योंकि चंदू की तरह डायरेक्टर साहब की भी इस इलाके में मौजूदगी का किसी एजेंसी को इल्म नहीं था। वो जिस डाक बंगले में ठहरा हुआ था, वहाँ कमरे की बुकिंग उसके किसी दोस्त ने अपने नाम से करवाई थी।
इस मर्तबा आशीष कुमार कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। उसे हर वक्त ये धड़का लगा रहता था कि उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा दुश्मन जरूर मौजूद होगा जो उनकी खबरें मुखालिफ एजेंसी को देता रहता है। इसलिए उसने इस मामले को टॉप सीक्रेट रखा था। उसने चंदू को हुक्म जारी किया, मुझे गाड़ी के तमाम मुसाफिरों की फहरिस्त चाहिए चंदू, अभी फौरन। इंस्पेक्टर चंदू राम को आशीष कुमार की अहमियत का बखूबी इल्म था और ये भी जानता था कि इतने अहम तरीन और खुफिया मिशन के लिए उसका इंतखाब उसकी खुशकिस्मती है। अगर वो आशीष कुमार की तवक्कुआत पर पूरा उतरा तो उसे रॉ में तरक्की करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। स्वामी आश्रम से इंस्पेक्टर चंदू का कोई खास ताल्लुक कभी नहीं रहा था, लेकिन उसकी कामयाबी का राज यही था कि वो इस इलाके का सबसे बाखबर इंटेलिजेंस ऑफिसर था और इसकी वजह थी जराइम की दुनिया यानी अंडरवर्ल्ड में उसके मरासिम। इंस्पेक्टर चंदू राम के तमाम सोर्स जराइम की दुनिया के बाशिंदे थे, जिनसे उसे अपने साहब की मालूमात हासिल करने में कभी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। उसने आशीष कुमार की खुशनुदी हासिल करने के लिए खुद पर नींद हराम कर ली थी और अपने एक सोर्स को नींद से बेदार करके अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। सोर्स ने उसे यकीन दहानी करवाई, साहब बेफिक्र रहें, वहां का सेवादार अपना यार है, साला 2 नंबर आदमी है, ड्रग का धंधा करता है साहब। उसने अपने सोर्स को कुछ नोट थमाते हुए कहा, मुझे उसके धंधे से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए। सोर्स ने कमर सीधी करते हुए कहा, मिल गई साहब, मिल गई तमाम इन्फॉर्मेशन, अभी जाता हूँ। चंदू बोला, ठीक है, मुझे 8 बजे सारी इन्फॉर्मेशन के साथ होटल में मिलो। इस पर अमल का मतलब सोर्स अच्छी तरह जानता था और ठीक 8 बजे वो होटल में मौजूद था। उसने बस के तमाम मुसाफिरों के कवायफ जो वाराणसी रवानगी के वक्त जहां गोरखपुर के स्वामी जी के आश्रम में पहुंचे थे उसे पेश कर दिए और अगले 15 मिनट के बाद उस लिस्ट के साथ वो आशीष कुमार के सामने मौजूद था। अचानक ही उसे आशीष कुमार ने चौंका दिया। बोला, ये तो निरूपा रॉय समेत 11 नाम हैं, तुम तो शायद 12 मुसाफिर बता रहे थे। इंस्पेक्टर चंदू ने उस पॉइंट को नजरअंदाज नहीं किया था। बोला, मैंने पूछा था सर, एक मुसाफिर वाराणसी से सवार हुआ है, कोई मकामी बंदा होगा। आशीष कुमार बोला, ठीक है, तुम चौकस रहना और हाँ, उस रेस्ट हाउस की लाइन को 2-4 दिन के लिए काट दो। उसने इंस्पेक्टर चंदू राम को अजीबोगरीब हुक्म दिया। चंदू राम बोला, ओके सर। चंदू को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जहां वो कयाम पजीर है और राब्ते के लिए सिर्फ एक फोन मौजूद है, उसको आशीष कुमार काटने के लिए कह रहा है। शायद अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, उसने सोचा और सैल्यूट मारकर बाहर आ गया। वो जानता था कि इन बड़े अफसरान के किसी हुक्म की वजाहत या तफसील तलब करना अपनी बदबख्ती को दावत देने के अलावा और कोई मानी नहीं रखता। उसने तो हुक्म की तामील करनी थी, खा कोई भी हुक्म जारी होता। चंदू राम से ये आशीष कुमार की आखिरी मुलाकात थी। उसे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई थी कि डायरेक्टर साहब यहाँ क्या करने आए हैं और किस मिशन पर हैं। उससे सिर्फ गोरखपुर में स्वामी जी आश्रम के सेवादारों की तफसीलात तलब की गई थी, आश्रम की सरगर्मियों से मुतल्लिक पूछा गया था और वाराणसी से स्वामी जी के आश्रम की वैगन में आने वाले मुसाफिरों की तफसील तलब की गई थी। इस सारे गोरख धंधे का पस मंजर क्या था या इसका पस मंजर क्या होगा, इन सवालात पर मगजमारी करने से चंदू राम को क्या हासिल होता। उसकी सर्विसेज का तो एक ही मतलब था कि किसी भी तरह अपने साहब की हमदर्दी हासिल करके यहाँ का मुकम्मल इंचार्ज बन जाए। उसकी तरफ से बाकी सब कुछ भाड़ में जाता। इंस्पेक्टर चंदू की रवानगी के बाद आशीष कुमार भी वहां से निकल गया। उसका रुख गोरखपुर के कैंटोनमेंट एरिया की तरफ था। करीबन 20 मिनट के बाद वो मेजर श्याम के सामने बैठा था। मेजर श्याम के लिए उसकी अचानक आमद हैरत और खुशी का बायस थी और दोनों ने बगलगीर होकर गर्मजोशी से मुआनका किया था। मेजर श्याम से उसकी मुलाकात 2 साल बाद हो रही थी। इस दौरान दोनों का फोन पर कभी कभी राब्ता हो जाता था, लेकिन बिलमुशाफा वो 2 साल बाद मिल रहे थे। दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त रहे थे। दोनों ने जिंदगी के कुछ मुश्किल अय्याम इकट्ठे गुजारे थे। मेजर श्याम को वो तिल अबीब के SSG सेंटर में अपनी खुसूसी और खुफिया ट्रेनिंग का एक एक लम्हा याद था। उस ट्रेनिंग में उसका दूसरा साथी आशीष कुमार था, जो रॉ की तरफ से उस कोर्स में शामिल था। उनका ग्रुप 15 अफसरों पर मुश्तमिल था, लेकिन सब एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते थे। सिर्फ आशीष कुमार और श्याम, जो उन दिनों कैप्टन था, एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। इसकी अहम वजह दोनों की मुश्तरका दिलचस्पियां थीं। दोनों एक ही ब्रांड की शराब और एक ही तरह की लड़कियां पसंद करते। दोनों के बहुत से मशागिल एक दूसरे से मिलते थे। ये 3 माह का इंतहाई सख्त और जानलेवा कोर्स था, जिसमें उन्हें अपने टारगेट तक पहुंचने और उसे मारने के तरीके बताए जाते थे। कैप्टन श्याम आर्मी इंटेलिजेंस और आशीष कुमार रॉ की तरफ से उस कोर्स में शामिल थे। दोनों ने बड़ा अच्छा और यादगार वक्त गुजारा था। इन 3 माह में एक ही कमरे में रहने की वजह से दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मेजर श्याम ने हस्बे आदत कह कहा लगाते हुए उसे दरियाफ्त किया, सरप्राइज विजिट? आशीष कुमार ने मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ,
फिर उसे अपनी आमद के मकसद से आगाह करने के लिए सारी कहानी सुना दी। मेजर श्याम ने मानी खेज निगाहों से उसे देखते हुए कहा, तो ये बात है। आशीष कुमार ने फैसला कुन लहजे में कहा, हाँ, तुम चूंकि इस सरहदी इलाके के कीड़े समझे जाते हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी पर एतमाद नहीं कर सकता, एजेंसी के किसी साथी पर भी नहीं। मेजर श्याम ने कहा, ठीक है पार्टनर, क्या करना है हमें? आशीष कुमार ने अजीबोगरीब फरमाइश की। बोला, 2 दिन के लिए छुट्टी लेकर मेरे साथ चलो। मेजर श्याम उसकी तरफ देख कर मुस्कुराया। वो समझ गया था कि उसका दोस्त मोसाद की एकेडमी में सीखे हुए दाव आजमाने जा रहा है, जहां बाय वे ऑफ डिसेप्शन का सुनहरी सबक पढ़ाया और समझाया गया था। मेजर श्याम ने पूछा, कब जाना है? आशीष कुमार ने कहा, आज, बल्कि अभी। श्याम बोला, आज तो किसी सूरत जान नहीं छूटती पार्टनर। हाँ, 3 बजे के बाद मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील कर सकूंगा। आज ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं। आशीष कुमार ने घड़ी की तरफ देखा। 11 बज रहे थे और वो जानता था कि फौज के डिसिप्लिन के मुताबिक वाकई आज ये मुमकिन नहीं। बादिल नखास्ता उसने 3 बजे तक इंतजार करने का फैसला किया। इसके अलावा और कोई रास्ता मौजूद नहीं था। भारत की नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर होने की वजह से गोरखपुर बड़ा जंक्शन था। उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे और दोनों नौतनवा की तरफ जाने वाली ट्रेन के मुंतजिर थे। गोरखपुर से सिनौली तक का सफर निरूपा रॉय ने ऑफ द रिकॉर्ड करने का फैसला किया था। उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सिनौली और लुम्बिनी में खासा वक्त गुजारा था और भारतीय इंटेलिजेंस की तरफ से नेपाल में होने वाले ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल में आने वाले लॉन्चिंग पैड्स भी उसके इल्म में थे। ये बड़े महफूज लॉन्चिंग पैड थे जहां से जासूस गैर कानूनी सरहद उबूर करते हैं और निरूपा को यकीन था कि वहां से नुमान आसानी से सरहद उबूर कर सकेगा। उसने किसी नामालूम लेकिन बड़े ही मजबूत जज्बे के ताबे नुमान की सिक्योरिटी और बाहिफाजत रवानगी को अपनी जिम्मेदारी जानना शुरू कर दिया था और नुमान के मुतअद्दिद मर्तबा कहने पर भी आखिरी लम्हात तक उसका साथ देने का फैसला किया था। नुमान इस मरहले पर उसे कोई नया दुख नहीं देना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि जैसे भी मुमकिन हो कम से कम निरूपा रॉय इस बोझ से निजात हासिल कर ले जो उसके दिल पर आन पड़ा है। निरूपा ने सिनौली के लिए 2 टिकट खरीदे थे और अब दोनों सरहदी इलाके की तरफ जाने वाली ट्रेन में सवार हो चुके थे। इस ट्रेन पर मामूल की निगरानी मौजूद थी, लेकिन दोनों ने स्वामी जी आश्रम के बड़े बड़े चोले पहन रखे थे और स्वामी जी के लिए जहां लोगों के दिलों में बहुत एहतराम मौजूद था। उनके साथ ट्रेन में ज्यादा तादाद गैर मुल्कियों ही की थी जो सरहद उबूर करके नेपाल जाना चाहते थे और सिनौली की तरफ जा रहे थे। सिनौली से करीबन 8 किलोमीटर पहले ही निरूपा ने उसे अपने साथ उतरने का इशारा किया और दोनों बाहर आ गए। उस जगह का नाम नौतनवा था और एक संग मील पर सिनौली के यहाँ से 8 किलोमीटर दूर होने की खबर दी गई थी। उसने छोटे से स्टेशन से बाहर आकर नुमान से कहा, यहाँ से बाकी सफर पैदल करना है नुमान। नुमान ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो बोली, मेरे ख्याल है कि अब इन कपड़ों से निजात हासिल कर लूं। उसने स्वामी जी आश्रम के गेरुए चोले की तरफ इशारा किया। नुमान ने इस बात में सर हिलाया, बोला ओके, और दोनों चोले उसके बैग में मुंतकिल हो गए। ट्रेन 4 बजे सिनौली स्टेशन पर पहुंची थी और दोनों वहां मौजूद थे। दोनों ने भेस बदल रखे थे। उनकी पहचान मुमकिन नहीं थी। सिर्फ निरूपा रॉय ही आशीष कुमार को पहचान सकती थी। आशीष कुमार को खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए रवानगी से पहले इस बात का इल्म हो चुका था कि निरूपा रॉय किसी प्रोग्राम के बगैर अचानक अपने वाराणसी वाले मेहमान के साथ सिनौली की तरफ रवाना हो गई है। यह आखिरी खिदमत थी जो उसने इंस्पेक्टर चंदूराम के जरिए ली और अब उसे यकीन हो चुका था कि ये मेहमान कौन हो सकता है। उस पर इस खबर से नशा तारी हो गया था। अब वो आसानी से नुमान और निरूपा रॉय दोनों का शिकार खेलकर जहां अपनी अना को तस्कीन दे सकता था, वहां एजेंसी में अपनी गुमशुदा इज्जत आसानी से बहाल करके अपने हासिदीन के मुंह हमेशा के लिए बंद करवा सकता था। आर्मी इंटेलिजेंस का अहम अफसर होने के नाते मेजर श्याम ने सिनौली के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस हासिल कर ली थी। अपने दोस्त आशीष कुमार की शदीद ख्वाहिश पर उसने ये सर्विस भी ऑफ द रिकॉर्ड ही रखी थी और वाकई 2 दिन की छुट्टी लेकर उसके साथ सरकारी काम पर जा रहा था। ट्रेन 4 बजे सिनौली पहुंची थी, जिसे मेजर श्याम ने आधा घंटा मजीद लेट करवा दिया था क्योंकि उन दोनों का वहां पहले से मौजूद होना जरूरी था। दोनों ने अपने कपड़ों में उजी गन छुपा रखी थी और अब अपने शिकार के मुंतजिर थे। ट्रेन के मुसाफिर जिस प्लेटफॉर्म पर उतर कर बाहर आए थे वहां सिर्फ एक रास्ता बनाया गया था और उस रास्ते पर वो दोनों मौजूद थे। दोनों के लिए ये बात हैरानकुन थी कि उन मुसाफिरों में निरूपा रॉय और नुमान शामिल नहीं है। उसने मेजर श्याम के कंधे पर दबाव डालते हुए कहा, खेल शुरू हो गया पार्टनर। श्याम ने वजाहत तलब नजरों से उसकी तरफ देखा। आशीष कुमार ने अगली खबर दी। बोला, मुझे यकीन था वो यहाँ नहीं होंगे, बस तसल्ली करना चाहता था।
दोनों तेजी से नजदीकी आर्मी ऑपरेशन रूम की तरफ जा रहे थे, जहां मेजर श्याम की अचानक आमद पर कई हाथ सैल्यूट के लिए उठ गए थे। दोनों एक कमरे में अपने सामने नक्शा बिछाए बैठे थे। ये वो खास फौजी नक्शा था जो सिर्फ इंटेलिजेंस के लिए शाया किया जाता था। आशीष कुमार ने दो अहम सरहदी मकामात पर छड़ी की नोक जमाते हुए मेजर श्याम से कहा था कि वो उस एरिया को देखेगा। ये दोनों इंटेलिजेंस के लॉन्चिंग पैड थे जिन्हें वक्तन फवक्तन इस्तेमाल किया जाता था। उसने आशीष कुमार की तरफ देखा, बोला, और तुम? आशीष कुमार ने निरुपा रॉय को गाली देकर कहा, मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। एक चांस ले रहा हूं, मुमकिन है वो उस तरफ से निकलने की कोशिश करे। साली इस इलाके में ऑपरेट करती रही है ना। अपनी तरबियत के मुताबिक मेजर श्याम ने आशीष कुमार से उसकी मंजिल मालूम नहीं की थी। दोनों एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाकर अलग हो गए थे और दो अलग अलग जीपों में अपने टारगेट की तलाश में मुतजाद समतों में लेकिन सरहदी इलाके की तरफ आज़िम सफर थे। मेजर श्याम ने इस मरहले पर अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए आशीष कुमार को लाइल्म रख कर मकामी आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट के 3 मुस्तैद जवानों को अपने हमराह कर लिया था और थोड़ी देर बाद वो लोग उस गुंजान जंगल और पहाड़ी इलाके में पोजीशनें संभाल कर अपने शिकार के मुंतजिर हो गए थे। सूरज थोड़ी देर पहले गुरूब हुआ था, लेकिन अंधेरा नुमान की तवक्कुआत से ज्यादा तेजी से आसेब की तरह उस पहाड़ी दरख्तों और झाड़ियों से अटे हुए इलाके पर फैल चुका था। निरुपा रॉय उसे 4 घंटे मुसलसल पैदल सफर करवाती यहाँ तक लाई थी। इस दौरान वो किसी आबादी के नजदीक भी नहीं भटके थे। उसकी जिस्मानी चुस्ती ने नुमान को हैरान कर दिया था, लेकिन फिर खुद ही वो ये सोचकर मुतमईन हो गया कि योगा की उस्ताद और मार्शल आर्ट्स पर महारत रखने वाली निरुपा रॉय ने जिस्मानी तौर पर खुद को मुकम्मल फिट रखा हुआ था। दोनों उस वक्त एक पहाड़ी झरने के नजदीक खड़े थे जहां से आगे नेपाल की सरहद शुरू हो जाती थी। निरुपा बोली, ओके पार्टनर, हमें अब जुदा होना है। मुझे यकीन है कल शाम से पहले तुम अपनी खैरियत की इत्तला जरूर पहुंचा दोगे। निरुपा ने उसकी तरफ देखे बगैर बज़ाहिर बड़ी हिम्मत से अपने आंसुओं का गला अपने अंदर घोंट रखा था, लेकिन नुमान जानता था कि वो किस कैफियत का शिकार है। वो खुद भी अंदर से टूट चुका था। नुमान ने अचानक ही बड़े मजबूत लहजे में वो बात कह दी जिसे सुनने के लिए निरुपा के कान अभी तक तरस रहे थे। वो बोला, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भुला सकूंगा निरुपा, और हाँ, जिंदगी रही तो तुमसे जरूर मिलूंगा, ये मेरा वादा है। वो बोली, मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी नुमान। उसने नुमान की आंखों में झांका तो 2 आंसू बेइख्तियार उसके गालों पर फिसल गए। निरुपा ने अपनी कमीज की आस्तीन से आंखें पोंछने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बेइख्तियार वो नुमान के सीने से लग गई। नुमान के लिए अपने जज्बात पर काबू पाना नामुमकिन हो रहा था, लेकिन उसने बड़े हौसले से खुद को संभाले रखा। अचानक ही निरुपा को एहसास हुआ कि वो जज्बाती ज्यादती की मुर्तकिब हो रही है। वो बोली, खुदा हाफिज नुमान, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। नुमान ने कहा, खुदा हाफिज निरुपा। उसने निरुपा की तरफ देखा और निरुपा के समझाए हुए रास्ते की तरफ घूम गया। 15-20 कदम तक उसने इस खौफ से घूमकर न देखा कि कहीं मुड़कर देखने पर पत्थर का न हो जाए। फिर अचानक ही जैसे जमीन ने उसके कदम जकड़ लिए। टॉर्च की लाइट उसकी आंखों पर पड़ी। आशीष कुमार ने दाएं हाथ में पकड़ी उजी गन उसकी तरफ सीधी की हुई थी और बाएं हाथ से टॉर्च की रोशनी उस पर डाल रहा था। उसने निरुपा रॉय को गाली देकर कहा, वेल डन, लेकिन तुम अकेले हो, वो कहाँ गई? नुमान ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि आशीष कुमार ने निरुपा को नहीं देखा। उसने आशीष कुमार से कहा, किसकी बात कर रहे हो तुम? आशीष कुमार बोला, ओ तो ये बात है, भाग गई साली। चलो अच्छा हुआ, मेरी तो ख्वाहिश थी कि दोनों आशिक माशूक इकट्ठे ही मरते। आशीष कुमार नशे किसी हालत में गालियां दे रहा था। नुमान बोला, तुम ये हसरत लेकर मरोगे आशीष कुमार, ये जंग तुमने शुरू की थी, लेकिन इसका इख्तिताम मैं करूंगा। नुमान का लहजा इतना फाड़ खाने वाला था कि एक लम्हे के लिए तो आशीष कुमार गड़बड़ा कर रह गया। बोला, तुम्हारी औकात ही क्या है? मैं चाहता तो रास्ते में ही तुम्हें मार देता। गुस्से में फुनकते हुए नुमान ने उसकी बात काटी, तुम मुझे नहीं मार सकते आशीष कुमार। तंजिया लहजे में आशीष कुमार ने कहा, अच्छा ये लो, और उसकी तरफ गन सीधी कर दी। 3 अमल एक साथ वकू पजीर हुए। आशीष कुमार के अकब में मौजूद निरुपा रॉय ने एक बड़ा पत्थर उसके सर पर मारा था। आशीष कुमार चकरा कर गिरा। नुमान ने इस अंदाज से बंदर की तरह जस्त लगाई थी कि उसकी गन से निकली गोली से बच सकता। आशीष कुमार फटी फटी आंखों से निरुपा को देख रहा था, जो कहर की काली देवी बनी उसकी गन उठाए उसके सामने खड़ी थी। नुमान हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से उसकी तरफ देख रहा था। वो बोली, मेरे जीते जी ये कैसे मुमकिन था नुमान? उसने एक फिक्रे में ही नुमान तक अपनी दिली कैफियत पहुंचा दी। नुमान को ढंग के अल्फाज भी नहीं सूझ रहे थे।
वो बोला, निरोपा तुम। वो बोली, हाँ नुमान, मैंने ये बात नहीं भुलाई थी कि ये मूजी हमारा ताकुब कर सकता है। जिस लॉन्चिंग पैड को तुम इस्तेमाल करने वाले हो, इसका इल्म यहाँ मेरे सिवा सिर्फ इसको था। उसने नफरत से आशीष कुमार को ठोकर मारते हुए कहा। मेरी ख्वाहिश थी नुमान के आशीष कुमार यहाँ जरूर आए, आखिर मुझे भी तो अपने पाप का कफारा अदा करना है ना। उसने कहर आलूद नजरों से आशीष कुमार की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मौत की जर्दी उतरने लगी थी। आशीष कुमार बोला, पागल मत बनो निरोपा, प्रायश्चित करना चाहती हो तो उसे मार डालो। मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें मुआफी दिला दूंगा, तुम्हारी सर्विस तुम्हें वापस मिल जाएगी। आशीष कुमार ने चाहा कि उठ कर खड़ा हो जाए, लेकिन नुमान की घूमती हुई टांग उसकी पसलियों पर लगी और उसे अपनी पसलियां टूटने का एहसास हुआ। निरोपा ने नुमान की तरफ मुल्तजी नजरों से देखा और नुमान ने गन उसकी तरफ बढ़ा दी। हैरत से नुमान ने गन थामी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, निरोपा ने ऑक्टोपस की तरह जमीन पर गिरे आशीष कुमार की गर्दन के गिर्द शिकंजा लगाया। गर्दन का मनका टूटने की आवाज नुमान के हसास कानों ने सुनी और वो सहम गया। आशीष कुमार को आवाज निकालने की मोहलत भी नहीं मिली थी। निरोपा बोली, जाओ नुमान, ये अकेला नहीं, कोई और भी होगा यहाँ, मैं संभाल लूंगी उसे, जाओ प्लीज, तुम जाओ नुमान। नुमान ने अपने हाथ में पकड़ी गन जमीन पर फेंकी और बेइख्तियार निरोपा की तरफ बढ़ा। निरोपा की आंखों से आंसू निकलकर नुमान की गर्दन पर गिर रहे थे। एक आखिरी और भरपूर मिलाप के बाद वो निरोपा से अलग हो गया। निरोपा ने आंसुओं से भरी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली तो नुमान को अपना कलेजा कटने का एहसास हुआ। फिर वो तेजी से वापस मुड़ गई। अंधेरे में वो दूर तक उसे जाते देखता रहा। गन उसने मुर्दा आशीष कुमार के पहलू में लिटा दी और चंद मिनट के बाद वो महफूज सरजमीन पर पहुंच चुका था।